नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश का एक प्रमुख रत्न है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनटीपीसी इन दिनों निशाने पर है जोशीमठ पे। जोशीमठ में जो आपदा आई है, जो त्रासदी है, जो भवन टूट रहे हैं, उसमें एनटीपीसी का क्या योगदान है या एनटीपीसी जिम्मेदार है या नहीं है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए एनटीपीसी एक विलन की भूमिका में नजर आ रहा है। एनटीपीसी का विरोध पिछले कई वर्षों से जोशीमठ में हो रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब एनटीपीसी स्थानीय लोगों के निशाने पर आया हो। आज से 12-13 साल पहले मैं आपको ले चलता हूं, जब एनटीपीसी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और एनटीपीसी को वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। कारण वहां पर भी पर्यावरण को ही बताया गया। मामला उत्तरकाशी जिले का है। उत्तरकाशी बेहद खूबसूरत क्षेत्र है। भागीरथी नदी के तट पर उत्तरकाशी बसा हुआ है और उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से गंगोत्री धाम की दूरी करीब 135 किलोमीटर है। इसके बीच में एक जगह पड़ती है लोहारी नागपाला। लोहारी नागपाला में एनटीपीसी की नज़र पड़ी और एनटीपीसी वहां पर 600 मेगावाट की बड़ी परियोजना पर काम कर रहा था। उस परियोजना पर 2009-10 तक करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन जब बांध बनाने के लिए जो काम होते हैं, सुरंग बनाई जाती है, पावर हाउस के लिए पहाड़ खोदा जाता है, जब ये सारे काम हो रहे थे तो लोहारी नागपाला से 10-15 किलोमीटर दूर तक के जो गांव थे वो प्रभावित होने लगे। उन गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के घरों में दरारें आने लगी। ठीक वैसी ही दरारें जैसी इस समय जोशीमठ में आम आदमी के घरों में दिखाई दे रही है। पहले एनटीपीसी ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि उसके किसी काम के कारण उत्तरकाशी के ये लोग प्रभावित नहीं हैं। लेकिन जब हल्ला उत्तरकाशी से देहरादून तक मचना शुरू हुआ और देहरादून से दिल्ली तक वो आवाज़ सुनाई देने लगी, तो मामले की गंभीरता स्पष्ट रूप से नजर आने लगी। उत्तराखंड में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री तक इस पूरे प्रकरण का बारे में जानकारी इकट्ठी हुई तो वहां से एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसे कहा जाता है। 3 बड़े मंत्री जो यूपीए के थे उनकी कमेटी बनाई गई। मंत्रिमंडल समूह में वो 3 लोग थे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, जो ये देख रहे थे कि इस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हो चुका है। ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो बता रहे थे कि देश की ज़रूरतें कितनी हैं, कितनी बिजली एनटीपीसी पैदा कर देगी। और तीसरे महत्वपूर्ण मंत्री थे जयराम रमेश, जो पर्यावरण विभाग का जिम्मा संभालते थे और वो उस हैसियत से शामिल किए गए थे कि पर्यावरण पर इस तरीके की परियोजना का या ख़ास तौर पर इस परियोजना का क्या असर पड़ रहा है। 3 बड़े शक्तिशाली मंत्रियों का समूह जब गठित हुआ तो कई एक्सपर्ट कमेटियों को भेजा गया काम करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में। और जब एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी, भारत सरकार को दी, तो कई लोगों के होश खड़े हो गए। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और तय किया गया कि यहाँ पर बांध परियोजना नहीं बनाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री की हैसियत से बैठे हुए डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी राजी हो गए कि करीब 2600 करोड़ रुपए का जो निवेश या खर्चा हो चुका है उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस खर्चे से ज़्यादा बड़ा हमारे पास जो संपत्ति है वो पर्यावरण है और उसे बचाया जाना चाहिए। वो परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। एनटीपीसी को वो परियोजना बंद करनी पड़ी। लेकिन एनटीपीसी की जो नज़रें थी वो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ही टिकी हुई थी। इसलिए जब उत्तरकाशी से उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उसने चमोली जनपद के कई क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ पर इसी तरीके की परियोजनाओं को लाने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर भागीरथी घाटी का बड़ा हिस्सा 135 किलोमीटर हिस्सा
इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया तो चमोली ज़िले में ये परियोजना किस तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि एक जैसी मिट्टी है, एक जैसी नदी है, एक जैसा मॉइस्चर है, एक जैसा तापमान है, सारी प्रक्रिया एक ही जैसी होती है। उमा भारती का वो बयान याद कीजिए जो उन्होंने पिछले हफ्ते दिया, जिसके बाद पूरे देश भर में हंगामा मच गया कि वो पहाड़ों में बांध परियोजनाओं के खिलाफ हैं। जब वो बांध परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे रही थी तो उनका मंत्रालय बदलवा दिया गया। यानी जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो हाशिए पर हैं, और जो बांध और ऊर्जा मंत्रालय की या ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनकी लॉबी शायद इतनी मजबूत है कि वो किसी भी मंत्री को हटवाने की ताकत रखते हैं। पहाड़ों पर निर्माण को रोके जाने की बात स्पष्ट रूप से उत्तरकाशी की लुहारी नाग परियोजना के बाद स्पष्ट हो गई थी, लेकिन जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में जाकर निवेश करने लगे हैं। नतीजा हम सबके सामने है। पहले उत्तरकाशी के लोग प्रभावित थे, वहाँ हल्ला मचा, वहाँ से एनटीपीसी को बाहर खदेड़ा गया, लेकिन जब नज़रें चमोली ज़िले की तरफ गड़ी तो शायद स्थानीय लोगों का विरोध उस कदर नहीं था जैसा होना चाहिए था। दरारें आने में, मकानों में, भवनों में जो दरारें जोशीमठ में पड़ रही है, इसके लिए एनटीपीसी की परियोजना जिम्मेदार है या नहीं है, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक क्षेत्र पहाड़ का इको सेंसिटिव जोन हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। एनटीपीसी को, जब उसके नाम से ही स्पष्ट है कि एनटीपीसी थर्मल पावर, मतलब कोयले से बिजली बनाने के लिए एनटीपीसी की एक्सपर्टीज है, तो वो क्यों हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ी, इसका भी कारण तलाशना होगा। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन बना हुआ है, उसका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट विवादों में नहीं फंसा। एनटीपीसी के ही प्रोजेक्ट विवादों में क्यों फंसे? टीएचडीसी के प्रोजेक्ट भी कई जगह चल रहे हैं पहाड़ों में, उसके प्रोजेक्ट पर भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। हालांकि टिहरी में जो प्रोजेक्ट बना है उसके बाद उसने पहाड़ों में कई प्रोजेक्ट पर काम भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन एनटीपीसी पर ही आखिर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है, बड़ा सवाल है जिसको तलाशने की हमें आवश्यकता है। एक बात यहाँ पर मैं और कहूँगा, जो पानी बांध बनाए जाने के लिए इकट्ठा किया जाता है उसकी आपूर्ति बाहर की जाती है, जो बिजली यहाँ बनती है उसका भी बड़ा हिस्सा बाहर भेजा जाता है। यानी ये उत्तराखंड के निवासियों के लिए परियोजनाएं नहीं होती, उत्तराखंड के लोगों को बहुत छोटा हिस्सा मिलता है, बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड से बाहर चला जाता है, जबकि जो प्रभावित और पीड़ित लोग होते हैं वो उत्तराखंड के ही आम आदमी होते हैं। गरीब आदमी जैसे तैसे करके पाई पाई जोड़कर अपना घर मकान बनाता है, और इस तरीके की परियोजनाएं कई बार उन मकानों को ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका निभा देती है। देखना ये होगा कि जब रिपोर्ट आएगी तो क्या नतीजे निकलेंगे, सरकारें कब जागेंगी, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकेगा। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।